नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि। दोस्तों बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी लगभग 50%। दोस्तों एक बार सभी मित्र जो वीडियो पर आ गए हैं वो ये 50% जरूर देख लें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की बुद्धि टॉपिक से एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार 50 क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र है वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करने का जरूर प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि के बारे में गलत कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति की बुद्धि होती है वो मानसिक क्षमता होती है, यह सही है एकदम। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बुद्धि के द्वारा आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, यह भी सही है दोस्तों। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, जो बुद्धि होती है दोस्तों यह व्यवहार की जो गुणवत्ता है उससे आंकी जाती है, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों बुद्धि है वो अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। यहां पे आपको बताया गया स्थायी, जबकि क्या होती है यह अस्थायी होती है। अपरिवर्तनशील यह परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो यह क्या है, गलत है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है, बुद्धि विषय है उसके अंदर आधुनिक अवधारणा कौन सी है? मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। बुद्धि के बारे में आधुनिक जो अवधारणा है दोस्तों वो है आपकी जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि के अंदर होता है दोस्तों, और यही आधुनिक अवधारणा है बुद्धि की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, कौन कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन संबंधित है। यह कथन किसका है दोस्तों कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। स्पीयरमैन का है, थोर्नडाइक का है, रायबर्न का है या अल्फ्रेड बीने का है दोस्तों? तो सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड बीने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? जो बुद्धि है इसका वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? टर्मन ने, थोर्नडाइक ने, बीने ने या गिलफोर्ड ने? तो वैज्ञानिक मापन की यहां पर बात हो रही है बुद्धि के, तो सर्वप्रथम किया था अल्फ्रेड बीने ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है उसके द्वारा व्यक्ति के किस गुण को मापा जाता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति या व्यक्तित्व है? स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि को मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, कौन सा है? 4 ऑप्शनों को पढ़कर हम देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही है बुद्धि की। दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता करना, यह तो नहीं है। दूसरे के मूड को भाप जाना, यह भी नहीं है। मिलते जुलते संवेग तथा उदासी तथा पछतावा के भेद कर पाना, यह भी नहीं है। दूसरों के विचारों व व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना, सही है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है उसमें किस प्रकार की जो बुद्धि है उसकी प्रबलशीलता होती है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बुद्धि का या के स्रोत है? आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उक्त सभी। पूछा क्या है? बुद्धि के स्रोत है। बुद्धि के दोस्तों आनुवांशिक है या अधिगम का परिणाम है या अपनी और वातावरण की अंतःक्रिया, ये तीनों के तीनों स्रोत है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है दोस्तों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया था? साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या टर्मन के द्वारा? तो सही रहेगा आपका 2 नंबर ऑप्शन यहां पे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो हमने अभी देखा था कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और दोस्तों सामान्य और विशिष्ट कारक का जो सिद्धांत है यह भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। त्रिकारक सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया था दोस्तों? दोस्तों वापस सुन लो, द्विकारक सिद्धांत, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, ये तीनों के तीनों किसके हैं? स्पीयरमैन के हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है इनमें से एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, 2 और 3 दोनों। त्रिकारक त्रिआयामी ये तो है। द्वितत्व सिद्धांत हमने पहले बताया था दोस्तों कि द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत भी किसका है? स्पीयरमैन का है। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा मित्रों। 2 और 3 दोनों सिद्धांत किसके हैं? स्पीयरमैन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है इनमें से एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी, बहुतत्व। थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत है? और सभी मित्रों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं कि दोस्तों जो ये सिद्धांत है ना बुद्धि के, इनसे कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, चाहे आप किसी भी टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इनसे आपको जरूर मिलेगा। तो इनको ध्यान से देख लें। बात कर रहे हैं हम कि यहां पे थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व का सिद्धांत। ऑप्शन 4 सही रहेगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? यहां पे पूछा क्या है कि जो गिलफोर्ड है उसका बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? मित्रों हमने देखा था ऊपर की स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत, उसमें मैंने बताया था त्रिआयामी। तो त्रिआयामी नहीं है दोस्तों, वहां पर त्रिकारक कर लेना आप, गलती से बता दिया मैंने। त्रिकारक सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है, जबकि त्रिआयामी सिद्धांत है ना, सॉरी त्रिकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन का है और जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसका है? गिलफोर्ड का है। ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई है तो इसको आप चेक कर लेना। त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का, और त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बहुखंड सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था दोस्तों? अभी अभी हमने देखा था दोस्तों, किसने दिया था? थोरनडाइक ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त, उक्त तीनों। तो दोस्तों थोरनडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो यांत्रिक भी है, सामाजिक भी है और अमूर्त भी है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका उक्त तीनों यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, आपको यहां पर यह बताना है दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम
आशुबेल। पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहां पे हम देख रहे हैं पहला है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों जो गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया था वो क्या था, त्रिआयामी का सिद्धांत था। तो यहां पे आपका ये क्या है, गलत है दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये 3 सिद्धांत आप याद कर ले यहां से, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का जो बहुत बार एग्जामों में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रतिपादित है दोस्तों, किया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। दोस्तों गिलफोर्ड के सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? जो गिलफोर्ड का बौद्धिक संरचना मॉडल है, जिसको अभी हमने देखा था ना बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो उसके अंदर कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 120 को, फिर उनको बढ़ाकर 150 और फिर उसको बढ़ाकर 180 कर दिया गया था। तो कितने तत्व है? 180, 120, 150 और 180 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ यानी कुल खाने हैं, कितने खाने थे दोस्तों? जो गिलफोर्ड का अभी हमने देखा था दोस्तों 120, 150, 180। तो यहां पे आपको ऑप्शन 4 मिल रहा है 120 का। कुल कोष्ठ कितने थे? 120 शुरुआत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का है दोस्तों, तो उसमें ये त्रिविमीय है, 3 विषय वस्तु है, उनमें कौन सा आयाम नहीं है इनमें से? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक? तो सही आपका रहेगा यहां पे दोस्तों प्रतीकात्मक तो है, व्यवहारिक भी है, शाब्दिक भी है, लेकिन प्रणाली नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान? कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो संज्ञान नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया? एडवर्ड डी बोनो है, उन्होंने गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन का संप्रत्यय है उसको क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था दोस्तों? पार्श्विक चिंतन उसको नाम दिया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? वर्तमान में गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों गार्डनर ने जो मूलतः यानी सबसे पहले बताए थे वो तो 7 बताए थे और वर्तमान में इनको 9 कर दिया है दोस्तों। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार है। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका है दोस्तों? यह विचार है गार्डनर का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बहुबुद्धि सिद्धांत की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? अगर बहुखंड की बात की जाए तो हो जाएंगे आपके थोरनडाइक, लेकिन बात की जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मित्रों ये 7, 8 या 10 के लगभग सिद्धांत है, तो इनको एक अलग से नोट में लिख लें और इनको ध्यान से पढ़ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत।
और सभी के नाम है जो मिलते जुलते नाम है, जिससे आप वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? जो बुद्धि लब्धि का विचार है वो सर्वप्रथम दिया था बिने ने दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बुद्धि परीक्षण के निर्माता या जन्मदाता थे? अभी हमने देखा था कि बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम दिया था बिने ने, तो बुद्धि परीक्षण के भी निर्माता या जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? मानसिक आयु की अवधारणा को किसने किया था? अगर बुद्धि लब्धि की बात आ गई तो वहीं पर मानसिक आयु आ गई, और मानसिक आयु की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? बिने ने दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है। मित्रों यहां पे सीधा एक तो है जो इसका सूत्र भी पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है। एक यहां पर आपको मानसिक आयु और वास्तविक आयु देखकर पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि क्या होगी, या फिर आपको बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु दे दी जाएगी और पूछा जाएगा वास्तविक आयु क्या होगी। तो आपको करना क्या है मित्रों, यह सूत्र जरूर याद रखना है। यहां पे सही कौन सा है मैं भी बता देता हूं कि बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र होता है आपका, वो होता है दोस्तों मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये आपको याद रखना है, इससे आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये याद रखना है कि रिपीट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। पहले हमने क्या देखा था कि जो मानसिक आयु की अवधारणा है वो किसने दी थी? मानसिक आयु की अवधारणा बिने ने दी थी। लेकिन जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है ये किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। तो मानसिक आयु की अवधारणा बिने, बुद्धि लब्धि की अवधारणा टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो हमने सूत्र क्या देखा था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहां पर अगर हम करते हैं तो मानसिक आयु है 12, वास्तविक आयु है 10 और 100 से गुणा करते हैं तो 0 से 0 और 120। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा? उसकी मानसिक आयु क्या है? ये 16। उम्र क्या है? वास्तविक आयु क्या है? 25। 25 से 100 4 बार, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे बच्चों? कितने आएंगे? 64। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 वर्षीय सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है तो सोवन की मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? क्या ज्ञात करना है? मानसिक आयु ज्ञात करनी है। तो x बट्टा 12 इंटू 100 बराबर 75। इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगर इसको हम सोल्व करें मित्रों तो इस प्रकार x बराबर 75 बट्टा 100 इंटू 12 यह भी लिख सकते हैं। इसको अगर 25 से 3 बार, इसको 4 बार, 4 से ये 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो मानसिक आयु क्या आई है? यहां पे 9 वर्ष आई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु क्या होगी? अब समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए, अपने आप आपके ये समझ में आ जाएगा। पूछा क्या है कि एक जो 10 वर्ष का बालक है ना, वो उन पदों पर सफल रहा है जहां पर अधिकांश से 6 वर्षीय बालक होते हैं वो काम करते हैं। तो 6 वर्षीय बालक काम कर रहे हैं, वहीं पर 10 वर्ष का बालक काम कर रहा है, मतलब उसकी मानसिक आयु है जो अभी भी कौन सी 6 वर्ष के बालक जितनी ही है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 6 वर्ष होगी। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वह है, जो बुद्धि है इसकी जो अभिवृद्धि का चरम बिंदु कौन सी आयु में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों।
और याद रखना इसको 16 वर्ष में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त करता है। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में है दोस्तों? अब क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। एक बालक है, उसकी आयु कितनी बताई है हमें? 12 बताई है, लेकिन वो क्या कर रहा है? परीक्षण 15 वर्ष के जो बालक है उसके समान अंक प्राप्त कर रहा है। मतलब उसकी मानसिक आयु क्या बताई है? 15 × 100 हो गई मित्रों। अगर यहां पर हम इसको 3 से काटते तो 5 बार, और ये 3 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 125। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है? नहीं, यह तो गलत है बात। शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, यह भी गलत है। शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, यह भी गलत है। बुद्धि लब्धि से इनका क्या संबंध? शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में। बहुत अच्छा। बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, एक शिक्षार्थी की, क्योंकि इससे शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूक व बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है किससे दोस्तों? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से नहीं होता है, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से होता है, निष्पत्ति परीक्षण से भी होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन 2 व 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। सही कौन सा नहीं है इनसे मिलता जुलता? सामाजिक आयु दोस्तों, ये नहीं है। बाकी मानसिक आयु, दंत आयु और कंकाल आयु सुमेलित। नेक्स्ट है। सन 1905 में निर्मित बीने-साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? बीने-साइमन परीक्षण 1905 के अनुसार प्रश्नों की संख्या क्या थी दोस्तों? 54। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले बुद्धि परीक्षण की वो थे हमारे अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? किसका होता है दोस्तों केवल आनुवंशिकता के आधार पर? बुद्धि का, लिंग का, व्यक्तित्व का या ऊंचाई का? इनमें से किसका जो निश्चय है वो केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है दोस्तों? ऊंचाई का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? मित्रों, अगर कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज करके संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, जहां से जाकर आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करके संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। एक 11 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? अब श्रेणी ज्ञात करनी है तो उसके लिए पहले बुद्धि लब्धि हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि निकालते हैं। एक 11 वर्ष का बालक है, मानसिक आयु 10 है, 11 है इंटू 100, तो 1000 के अंदर अगर हम 11 का भाग देंगे तो 90 से 100 के बीच ये आएगी। तो लगभग 90 से 110 के मध्य कौन सी बुद्धि होती है? औसत बुद्धि होती है, और आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? 10/12 इंटू 100 आ रहा है दोस्तों। 1000 के अंदर अगर हम 12 का भाग देंगे तो लगभग ये हमारे 80 से 90 के पास आएगी दोस्तों, और सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मंद बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 वर्षीय मोहन की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अगर इसकी मानसिक आयु आएगी दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो लगभग 70 के आसपास, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा आपका
यहां पे मानसिक आयु, ओहो सॉरी, मानसिक आयु 14 वर्ष दी गई है, तो 14/10 इंटू 100, 0 से 0 140 आ रही है दोस्तों, तो वो प्रतिभाशाली कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 16 वर्षीय किशोर जिसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? यहां पे उसकी मानसिक आयु 15 और जो वास्तविक आयु 16 है, तो लगभग जो ये आएगा दोस्तों, ये औसत बुद्धि में आएगा, क्योंकि इसका एवरेज 90 से 100 के बीच आ रहा है औसत बुद्धि का, तो औसत बुद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्त बुद्धि। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। सही है 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों। और मित्रों चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? दुरुपयोग का संकेत कौन सा देता है दोस्तों? यहां पे देखते हैं कौन सा देता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं दोस्तों। यह बुद्धि परीक्षण के जो दुरुपयोग है उसका संकेत करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी मित्रों से फिर कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या संशय है तो कमेंट करें या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको यह पसंद आया और नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर आऊं तो दोस्तों 50 क्वेश्चन और इकट्ठे कर रहा हूं, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने लेकर आने का प्रयास करूंगा। तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।